फार्मिंग ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि हमें जीवाणुओं की खेती करनी है। फसलों की खेती अपने आप हो जाएगी। जैसे आप गेहूं की, ग्राउंडनट की खेती करते हैं, उसके लिए अलग अलग मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं कि ताकि फसल आपकी अच्छी हो। इसमें हमें वो प्रबंधन करना है जिसमें जीवाणु की संख्या बढ़े, और जीवाणुओं की संख्या अगर बढ़ गई है तो वो लगभग काम फसल का कंप्लीट कर देंगे अपने लेवल पे। कुछ चीज़ें जो कमी रह जाएंगी वो हम हमारे एक इंटरवेंशन से वो चीज़ पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन अगर हम कहें कि क्या प्राकृतिक खेती, के कहेंगे सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। अब सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे तो केंचुए अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि दोनों की मित्रता है। ये साथ काम करते रहे हैं लाखों सालों से। अगर सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं तो केंचुए बढ़ जाएंगे, अगर केंचुए बढ़ते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाएंगे, और जब दोनों बढ़ जाएंगे तो जमीन की ताकत बढ़ जाएगी। जमीन की ताकत बढ़ जाएगी तो कीड़े बीमारियों के प्रति उसकी सहनशीलता भी बढ़ जाएगी, कीड़े बीमारी कम आने लग जाएगी। तो एक तो परिभाषा हुई क्या कि सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं इफ केमिकल इनपुट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता है संरक्षण खेती। सुना आपने किसी ने? संरक्षण खेती। संरक्षण खेती वो होती है जिसमें आप प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हैं, संरक्षण करते हैं, रक्षण करते हैं आप जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे मिट्टी है, पानी है, वातावरण है, पशुधन है, इनकी हम रक्षा करते हैं, तो वो संरक्षण खेती होती है। जैसे ज़मीन की ताकत को बचाने के लिए आप खेती की कहते हैं वह जुताई कम करो गर्मी में, क्योंकि गर्मी में खेत की ज़्यादा जुताई करेंगे तो जैविक कार्बन उड़ जाएगा। ये संरक्षण खेती है। ड्रिप इरीगेशन प्रयोग करते हैं आप में, करता है कोई ड्रिप इरीगेशन आपके एरिया में? सभी करते है ज़्यादा। वेरी वेरी, ये भी संरक्षण खेती का पार्ट है। यानी कि आप पानी बचाते हैं, ज़मीन को बचाते हैं, वातावरण को बचाते हैं, संरक्षण खेती है। संरक्षण खेती में से अगर केमिकल बाहर निकाल देंगे, ये ब्रांच है हमारी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इसमें से अगर रासायनिक इनपुट बाहर निकाल देंगे और प्राकृतिक इनपुट शामिल कर देंगे तो प्राकृतिक खेती बन जाएगी। संरक्षण खेती में से अगर रासायनिक इनपुट बाहर निकाल देंगे और प्राकृतिक खेती के इनपुट डाल देंगे तो वो प्राकृतिक खेती हो जाती है। तीसरी डेफिनेशन हो जाती है मिनिमम यूज ऑफ डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज बाय अडॉप्टिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉर देयर एसिमिलेशन एंड रिप्लेसमेंट। हम कम से कम प्रयोग ऐसा करें चीज़ों का कि हम प्राकृतिक जो संसाधनों को बचा के रख सकें, दूसरा उनकी भर्ती कर सकें। अब जो हमारी ज़मीन हमारे पास है ये खाली होती जा रही है, पानी खाली होता जा रहा है, इसकी भर्ती भी कर सकें साथ के साथ। ज़मीन को पहले वाले सत्र पे ला सकें। जैसे हरित क्रांति के टाइम थी हमारी ज़मीनों की ताकत, पानी हमारे पास उपलब्ध था, जलवायु हमारी प्योर थी, उनकी भर्ती भी कर सकें। जैसे मैंने कहा ना कि अब हम धान गेहूँ के अतिरिक्त कुछ ले नहीं पाते हैं यहाँ पे, इसलिए हमारे प्राकृतिक संसाधन डिस्टर्ब हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। तो उसमें उनकी भर्ती अगर करें जो प्राकृतिक संसाधन, उसको भी प्राकृतिक खेती, यानी कि कम से कम प्रयोग करते हुए इनपुट्स का, प्राकृतिक संसाधनों का, और उनकी भर्ती करते हुए जो खेती की जाती है वो प्राकृतिक खेती है। इसके बाद पॉइंट आता है कि इसमें मिट्टी को जिंदा समझा जाता है, मिट्टी को जीवित अस्तित्व समझा जाता है। हमारे कल्चर में तो जो भारतीय कल्चर है इसमें हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने मिट्टी को जिंदा ही समझा, हमेशा जमीन को जिंदा ही समझा। और आपके शास्त्रों में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं कि रामायण में सीता माँ जब प्रार्थना करती है धरती को समाने के लिए तो धरती फट जाती है, समा जाती है। ये कहानियाँ हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं। मैं ये नहीं कहता सच्चाई है झूठ है, इस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये मैसेज दिए गए हमें हमारे बुजुर्गों ने कि मिट्टी को हमने हमेशा जिंदा मानना है। धरती माँ कहा है इसको, प्रकृति को माँ कहा है, गाय को माँ कहा है।
जो सबकी माँ। तो ये जिंदा समझा गया है इसको रिसाइकलिंग ऑफ नेचुरल फार्म रिसोर्सेज। रिसाइकलिंग होता है दोबारा से घुमाना, साइकिल नहीं घूमता आपका पहिया, उस तरह से जैसे आपने फसल काट ली, अवशेष वापस बेच दिए, चारा पशुओं को खिला दिया, उनका जो गोबर आया वो वापस खेत में भेज दिया। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हमने यूज किए उसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट थे उनको वापस रिसाइकलिंग कर दी है प्राकृतिक खेती। नो यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स। अब ये मुख्य बात आती है जो आप लोगों को कम पता होगी कि फर्क क्या है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में। सबसे पहला फर्क है कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। जैविक खेती में आप जैविक इनपुट यूज करते हैं, केमिकल खेती में आप केमिकल इनपुट यूज करते हैं। मान लो आपकी गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल की सिफारिश 60 किलो नाइट्रोजन है, मान लो 60 किलो। रासायनिक खेती में यूरिया से डीएपी से पूरी करेंगे, जैविक खेती में आप उसको गोबर की खाद या केंचुए की खाद से पूरी करते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में कोई खाद पड़ता ही नहीं है। पहला पॉइंट है इंस्टेंट ऑफ मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स कल्चर ऑफ माइक्रोब्स इज एडिड। तो पड़ता क्या है? जामन पड़ता है, जिसे दूध में खट्टा लगाते हैं ना, वो खट्टा नहीं होता, वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। अगर आप दही को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना दही को, तो छोटे छोटे जीवाणु मिलेंगे जिनके शरीर से दही बनी है। जैसे शराब पीते हैं कई आदमी, बियर पीते हैं, वो बियर नहीं होती, उसमें ईस्ट फंजाई का शरीर है वही, यानी कि जामन डालते हैं हम। जामन क्या होता है? जीवामृत होता है। जीवामृत हम एक ड्राम के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं गुड़ बेसन वगैरह डाल के, तो इसमें कल्चर बोल देते हैं उसको। जैसे दूध में जामन बोल देते हैं, दही डालते हैं तो ये कल्चर बोल देते हैं, वो भी कल्चर ही होता है। तो ये इसमें माइक्रोब्स का कल्चर डलता है, इसमें कोई खाद नहीं डलता। दूसरा पॉइंट आता है इंसिडेंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इज मोर। जैविक खेती में कीड़े और बीमारियां ज़्यादा आते हैं। इंसिडेंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इज वेरी लेस। प्राकृतिक खेती में कीड़े और बीमारियां बहुत ही कम आते हैं। खेती में 60 से 70% कीड़े और बीमारियां कम आते हैं। क्यों आते हैं? कारण बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को एक ही समझते हैं। ये कन्फ्यूज़न पूरे देश में व्याप्त है इस टाइम पे, और इसका कोई प्रोटोकॉल भी नहीं आया अभी तक। तो क्यों हैं कम बीमारियां प्राकृतिक खेती में? देखिए, जो एक लाइट जला दो पीछे की तरफ, जो जैविक खेती है उसमें 2 प्रैक्टिसेस करते रहे हमेशा से। हमारे पूर्वज जो खेती करते थे उसके 2 मुख्य कंपोनेंट थे। एक तो ये था कि गोबर की खाद डालते थे, क्योंकि हर घर में पशु होते थे, 2 बैल ही होते थे। गोबर की खाद होती थी और पशु ज़्यादा भी हो जाते थे। पूरे गांव में बहुत सुबह सुबह पशु निकलते थे, इकट्ठे होते थे गांव के पास में, वो गोरा बोलते थे उसको। तो उनको चराने के लिए जाता था कोई ना कोई, फिर शाम को घर आते थे। वो इतने पशु होते थे गांव में। तो उसमें क्या था? एक तो ये था कि गोबर की खाद का इस्तेमाल होता था, दूसरा ये था कि गर्मी में खेत की जुताई, ये 2 कंपोनेंट थे। गोबर की खाद डालते थे, फिर गर्मियों में जैसे आजकल गर्मी है इसमें खेत की पूरी जुताई करते थे, आज भी कर रहे हैं लोग। प्राकृतिक खेती में दोनों ही कम से कम किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जो कीड़े और बीमारियों को बढ़ाती भी हैं। ताकत तो है गोबर की खाद की,
लेकिन ये हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनके लिए भी खाद है, ये भोजन है। क्या होता है, दो तरह के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। एक तो होते हैं लाभदायक, दूसरा होता है हानिकारक। हानिकारक जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो बीमारी पैदा करते हैं, जो लाभदायक होते हैं वो फसल को फायदा करते हैं या आदमी को फायदा करते हैं। इन दोनों की हमेशा से लड़ाई रही है, लाखों सालों से, लाभदायक और हानिकारक की। उस लड़ाई में हमेशा लाभदायक जीतते हैं, क्योंकि अगर हानिकारक जीवाणु जीत जाते तो सृष्टि खत्म हो चुकी होती। अगर कोरोना जीत जाता तो आदमी का अस्तित्व खतरे में होता। इसलिए लाभदायक जीवाणु हमेशा जीतते हैं, इसीलिए सृष्टि लाखों सालों से आगे बढ़ती आ रही है। दूसरी बात क्या है, जो लाभदायक जीवाणु हैं उनका जन्म आज से लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले हो गया था। जो लाभदायक जीवाणु हैं 350 करोड़ साल पहले, धरती का जन्म 450 करोड़ साल पहले हुआ था। जीवाणुओं का जन्म हो गया था 350 करोड़ वर्ष पहले, जीवाणुओं का, यानी कि जीवन की शुरुआत, या कहेंगे हमारी शुरुआत किसी न किसी रूप में। अब उसके बाद बहुत सारे बर्फ, आइस एज आए, आपने पढ़ा होगा, कभी आइस एज आते थे, कभी पाषाण युग आते थे, पत्थर युग आते थे, कभी वोल्केनो फूटते थे, ज्वालामुखी, इतनी गर्मी हो जाती थी। कभी हजारों लाखों सालों तक बर्फ जम जाती थी, चारों तरफ बर्फ जम जाती थी, हजारों लाखों सालों तक। 6 से 7 तो आइस एज आए हैं, आइस एज, बर्फ का युग। ये सूक्ष्म जीवाणु इन सभी अवस्थाओं से पार होकर आए हैं। ये तो 350 करोड़ साल पहले आ गए थे ना। ये सारा जो उथल पुथल हुई है इसके बाद हुई है। ये सूक्ष्म जीवाणु जो उस टाइम पैदा हुए थे आज भी जिंदा है जमीन में। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां सूक्ष्म जीवाणु नहीं होते, आग को छोड़ के। अगर आपकी मिट्टी की pH 1 और 2 है वहां भी सूक्ष्म जीवाणु है। अगर आपकी मिट्टी की pH 13-14 है वहां भी सूक्ष्म जीवाणु है। अगर आज तापमान 50-60 डिग्री है तो भी जीवाणु हैं। अगर तापमान लद्दाख में 20-30 डिग्री माइनस चला गया वहां भी जीवाणु है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां जीवाणु ना हो। इसलिए जीवाणु बहुत समय पहले ही पैदा हो गए थे और ये बहुत कठिन परिस्थितियों में से होकर आए हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में से, जो इनको मारना चाहती थी लेकिन फिर भी जिंदा होकर आ गए। जैसे खेत में घास होता है, हम सदियों से मार रहे हैं उसको, वो फिर भी रास्ते ढूंढ लेता है, जिंदा है। ये भी इसी तरह है। इट मीन्स ये इनकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं। इनको किसी हालात में घेर दो आप, अगर ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो चुपचाप पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे। ये डोरमेंट अवस्था में 50-60 डिग्री तापमान हो गया, पड़े रहेंगे। यही कारण है, कई कहते हैं कि हमने जहर जीवाणु ख़त्म कर दिए हैं मिट्टी के, इतनी दवाइयाँ डाल दी, इतने पेस्टिसाइड डाल दिए हैं। ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप मान लो 20-30-40 साल तक जो खेती कर रहे हैं, 40-50 साल हो गए हरित क्रांति को, तो खादों का, दवाइयों का यूज़ करते हुए हमें, अब तक तो मर जाने चाहिए थे। 30-40 सालों तक आप रासायनिक इनपुट यूज़ कीजिए, उसके बाद आप उसमें दाल की फसल बो दीजिए। दाल की फसल कौन सी, चाहे चना है, मूंग है, उड़द है, चाहे कोई भी, उसी में नीचे गांठ आ जाएंगे जड़ों पे, नोडुलेशन, क्या बोलते हैं उसको, गंडिका, ग्रंथि। वो खाद की ग्रंथि होती हैं। वो राइजोबियम जो सूक्ष्म जीवाणु, वो इसका मतलब जिंदा रहा ना।
हमने 30 साल मारने की कोशिश करी है, 40 साल हमने तो पेस्टिसाइड डाले हैं। 40 साल के बाद मैंने चना बो दिया, बन गई ना तुरंत गांठें। इट मीन्स वहीं पड़े हुए थे वो। उनको सपोर्ट चाहिए था, जिंदा करने का साधन चाहिए था। वो फसल ने वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी उसकी। हम जीवामृत घन जीवामृत डाल के वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं उनकी, उनको जिंदा कर रहे हैं, आगे चलो। इसका मतलब ये है, इसी तरह केंचुआ है। हम सोचते हैं केंचुए मर चुके हैं। आप खेती, प्राकृतिक खेती शुरू कीजिए, 2 से 4 महीने में केंचुए दिखाई दे जाएंगे आपको। सही कह रहा हूँ? कहाँ से आ गए? कुदरत मारती नहीं है, छुपा लेती है। जैसे माँ जब खतरा होता है अपनी गोद में बच्चे को छुपा लेती है ना, कुदरत माँ है, छुपा लेती है चीज़ को। अगर सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं तो सृष्टि खत्म हो चुकी होती है हमारी। इसलिए हमें एक बार प्राकृतिक खेती शुरू करने की देरी है, फिर हमें बाहर से मिट्टी भी लाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि खेत में जिंदा होने लग जाएंगे वो। क्योंकि जो आदमी प्राकृतिक खेती करता है उसके खेत में से तो मिट्टी ले सकते हैं ना आप जीवामृत के लिए, इसीलिए ले सकते हैं। उसने जिंदा कर लिया उनको। वो डोरमेंट पड़े थे, पहले पड़े थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। जैसे आप दाल की फसल बोते हैं, चना बो दिया आपने, मूंग बो दी, अगर यूरिया डाल दिया है तो आपकी ग्रंथियां छोटी बनेंगी, क्योंकि आपने भोजन दे दिया बैठे हुए जीवाणुओं को। ये जो विपरीत परिस्थितियां उसमें ज़्यादा काम करते हैं। एक तो बहुत लंबे टाइम से जिंदा है, विपरीत परिस्थितियों से होकर के आए हैं, और इनकी जब हम विपरीत और भी परिस्थितियां देते हैं तो उसमें और ज़्यादा काम करने लग जाते हैं। और जो लाभदायक जीवाणु होते हैं ना, जो हानिकारक होते हैं, हाँ, एक चौथी बात यह है कि लाभदायक जीवाणुओं को भोजन की कम जरूरत है, क्योंकि ये तो बहुत विपरीत परिस्थितियों में से आए हैं ना, विपरीत परिस्थितियों में घूम के आए हैं ये, तो इनको भोजन की जरूरत नहीं है। सर्दी गर्मी में कहीं डाल दो इनको, फिर भी काम करेंगे। एसिडिक सॉइल, अल्कलाइन सॉइल कहीं डाल दो आप, जिंदा पड़े रहेंगे ये। जैसे आदमी दड़ नहीं मार जाता सोता हुआ, सोता नहीं लेकिन दड़ मार जाता है वो, तो ये इस तरह से डोरमेंट हो जाते हैं। तो इनकी भोजन की ज़रूरत बहुत कम होती है। इनको हमें गोबर की खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हानिकारक जीवाणु हैं, हानिकारक जीवाणुओं की खुराक ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पे, जब पशु बीमार होता है, आप देखते हैं पशु खाना छोड़ देता है, ठीक है। जब स्वस्थ हो जाता है तो खाना शुरू कर देता है। वो उन जीवाणुओं को, जो बीमारी के जीवाणु थे, उनको भोजन ही नहीं देता। वो उनको भोजन ही नहीं देता वो, इसलिए भाग जाते हैं। उनकी खुराक डबल ट्रिपल 4-10 गुना होती है। हम प्राकृतिक खेती में दे ही नहीं रहे ज़्यादा भोजन। कितना दे रहे हैं जीवामृत में? 10 किलो 1 दिन का गोबर, 1 दिन का गौमूत्र। लेकिन जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो उसमें टनों गोबर का खाद हमारे दिमाग में आ जाता है, केंचुए का खाद दिमाग में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खेत में अच्छे और बुरे दोनों जीवाणुओं को पाल रहे हैं, जबकि बुरे जीवाणुओं को ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है, अच्छे जीवाणुओं को ज़्यादा भोजन की ज़रूरत नहीं है। अब गोबर का खाद हम डाल रहे हैं तो इट मीन्स हम ज़्यादा जीवाणुओं को पाल रहे हैं, उसमें लाभदायक भी हानिकारक भी हैं। आप देखेंगे जब किसान जुताई करता है उस खेत की जिसमें आपने गोबर की खाद डाल ली है, केंचुए खाद डाली है, जब जुताई करता तो पीछे पक्षी आ जाते हैं। पक्षी क्यों आ जाते हैं? कि उसमें कीड़े, अंडे वगैरह लार्वे होते हैं, वो उठाने के लिए आ जाते हैं। क्यों होते हैं? कि हमने गोबर की खाद ज़्यादा डाल रखी है उसमें। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये सिचुएशन नहीं मिलेगी आपको। तो इसमें क्या है? पहली बात तो ये है कि ज़्यादा गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें जो सॉइल बोर्न डिजीज़, कौन सी होती हैं सॉइल बोर्न डिजीज़, समझते हो? जो मिट्टी जनित बीमारियां होती हैं, जैसे जड़ें गड़ जाती हैं, तना गड़ जाता है, बीज गड़ जाता है, या पौधा सूख जाता, विल्ट
ज़्यादा बारिश में आपके कपास में ग्राउंड नट में आ जाता होगा। सूख जाता विल्ट है, वो भी मिट्टी जनित है। मिट्टी जनित बीमारियां जैविक खेती में ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनमें खुराक ज़्यादा दे रहे हैं। खुराक ज़्यादा दे रहे हैं तो उसमें हानिकारक जीवाणु भी बैठे हुए हैं, हम पाल रहे हैं उनको। इसलिए जैविक खेती में बीमारियां 60 से 70% ज़्यादा आती हैं। अब उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? जमीन के जीवाणुओं को कंट्रोल करने के लिए गर्मी में जुताई करनी पड़ेगी। अगर आपने ज़्यादा खुराक डाल दी है खेत में तो आपको गर्मी में खेत की जुताई बार बार करनी पड़ेगी, नहीं तो वो ज़मीन में रह जाएंगे। इसलिए जैविक खेती में बीमारियां ज़्यादा आती हैं, उसकी वजह से आपको जुताई करनी पड़ती है गर्मी में। लेकिन प्राकृतिक खेती में हम पहले खुराक ही ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, इसलिए जुताई की भी ज़रूरत नहीं है। अब जुताई पे मैं जोर क्यों दे रहा हूँ? ये सबसे पहला लेसन पकड़ लो आप।